हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक्चुअल बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है यूट्यूब पर, लेकिन थोड़ा सा सेटअप हमारा अच्छा नहीं है। घर पे ही हमने अभी स्टार्ट किया है, प्रिमिटिव टाइप का। धीरे धीरे इसको और अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में आज हमने फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमने सोचा है, क्योंकि ऐसा हमने महसूस किया है कई सालों से जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं अभी किसी टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअल में मेरा इस साल जो टारगेट है 9th और 10th लेवल के जो फिजिक्स है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने का। लेकिन अभी आज मैं ये सोच रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, बच्चे धीरे धीरे पढ़ने में लगे हैं। ठीक है, और ये अच्छी बात है। लॉकडाउन के बाद काफ़ी समय के बाद ये पढ़ाई शुरू हुई है स्कूल्स में। लेकिन स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हमने देखा कि अक्सर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं, खास करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आज मैंने ज़्यादा कोई डिटेल में कोई टॉपिक डिस्कस करने का प्लान नहीं बनाया है। जस्ट एक या दो न्यूमेरिकल्स का मैं यहाँ पे सॉल्व करके बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जानी चाहिए और किस तरीके से बहुत से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे मोशन चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर 9th क्लास का, उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करके बच्चों को बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व कैसे करते हैं। और अगर टाइम परमिट करेगा, हमारे पास वक्त रहेगा, तो एक दो क्वेश्चन और मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं वो जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे एक्सरसाइज का, पेज नंबर है 112 पेज नंबर 112 पे एनसीईआरटी के बुक है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं ना तो उसके 4 स्टेप होते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, फिजिक्स से कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कितना भी आपको मुश्किल लगे कि आप नहीं कर पाएंगे या आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो आप कम से कम 4 स्टेप्स को फॉलो करिए। ठीक है, पहला स्टेप मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और उसके साथ साथ एक डायग्राम जरूर बनाइए बोर्ड में, ठीक है, या कॉपी में जहाँ पे आप रफ कर रहे हैं वहाँ पे। तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके साथ साथ डायग्राम जरूर बनाइए, कंपलसरी। ठीक है, तो ऐसे हम भी यहाँ पे करने वाले हैं। दूसरा स्टेप, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं उसको डायग्राम के अंदर जो है लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और तीसरा स्टेप, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको साइड में बॉक्स में लिख लेते हैं, यानी कि जो चीज़ें नोन है और जो चीज़ें अननोन है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें पहले से क्वेश्चन में दे दिया जाता है और कुछ चीज़ें निकालने के लिए कहा जाता है। तो जो चीज़ें नोन है उसको हम लिख लेंगे एक तरफ और जो चीज़ें अननोन है उसको भी हम लिख लेंगे। और चौथा स्टेप है, नोन और अननोन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला सबसे सुटेबल है, और उस फार्मूले में उन इंफॉर्मेशन को पुट करके सॉल्व करते चले जाएंगे और आंसर्स बहुत आसानी से हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, एक लड़का है अब्दुल नाम है जो स्कूल जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे पहले डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखते जाइए। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। एक लड़का है स्कूल जा रहा है, ठीक है, इसका नाम अब्दुल है और स्कूल कुछ डिस्टेंस पे है। अब कितना डिस्टेंस है इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। ये स्कूल है और ये लड़का है, इसका नाम अब्दुल है। तो जो भी क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं उसको हम यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करते जाएंगे और जो बच्चे कॉपी में करते हैं वो कॉपी में लिखते जाएंगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर, यानी कि जब ये स्कूल जा रहा है तो इसका एवरेज स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। स्कूल जाते हुए इसका एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप। जाहिर सी बात है जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पे सभी बच्चे जो 9th क्लास में पढ़ते हैं जानते होंगे, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि यहाँ पे हमको डिस्टेंस भी चाहिए स्कूल जाते हुए और टाइम भी चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन यहाँ पे ना ही डिस्टेंस के बारे में दिया है और ना ही टाइम के बारे में दिया है। ठीक है,
तो जब भी कोई डिस्टेंस हमें पता नहीं होता तो उसको हम जस्ट x मान लेते हैं, यानी कि जो अब्दुल है उसका उसके घर का और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया नहीं है इस वजह से हमने इसको x मान लिया है, ठीक है। और जब ये स्कूल जा रहा था तब इसको t1 टाइम लग रहा था। हमने t1 टाइम इसलिए मान लिया है क्योंकि यहाँ पे भी टाइम का कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट। अब अब्दुल जो है सेम रूट से वापस आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जा रहा है, देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर। अब जो है सेकंड सिचुएशन, अब ये जो अब्दुल है स्कूल से वापस आ रहा है, ठीक है, तो अब हम इस तरफ से एरो बना रहे हैं, पहले जाते हुए घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में इसका एवरेज स्पीड है दिया हुआ क्वेश्चन में 30 किलोमीटर पर आवर। अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कहा गया है ऑन द सेम रूट अलोंग द सेम रूट, इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है वो अभी भी x ही रहेगा, यानी कि घर से स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, और जो आने में टाइम लग रहा है वो भी दिया नहीं है, तो इसको हम t2 टाइम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में आगे व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, यानी कि ये जो अब्दुल लड़का स्कूल गया था इसका टोटल जब गया था घर से स्कूल की तरफ और जब स्कूल से वापस आया था दोनों सिचुएशन में इसकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये घर से स्कूल गया तब इसके पास कोई ना कोई एवरेज स्पीड होगा, और जब ये स्कूल से वापस घर आया तब भी इसके पास कोई ना कोई एवरेज स्पीड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशंस को हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाते ही हमने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को करने के 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको हिसाब से डायग्राम बनाते जाते हैं, ठीक है, पहला स्टेप। और उसके बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए होते हैं उसको हम इंडिकेट कर लेते हैं डायग्राम के अंदर। तो जाते हुए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थे और आते हुए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दी, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है उसको हम बॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला सिचुएशन जब ये स्कूल जा रहा था तो स्कूल, तो अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। वी एवरी यानी कि एवरेज स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारे पास x है डिस्टेंस और टाइम है t1, ठीक है, जब स्कूल जा रहा था उस टाइम की सिचुएशन है। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएं, जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं और जिन्होंने मोशन चैप्टर पढ़ लिया होगा उनको एवरेज स्पीड का फार्मूला जरूर पता होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो जब ये अब्दुल स्कूल जा रहा था उस टाइम पे एवरेज स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर, ये दी हुई थी तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं x है, यहाँ पे भी हमने इंडिकेट कर रखा है x है, तो टोटल डिस्टेंस x है, और टाइम कितना है t1, ठीक है। तो जब ये स्कूल जा रहा था उस समय के सारे इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। अब जब ये स्कूल से वापस आ रहा है घर की तरफ तब अब इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रिटर्निंग, जब ये वापस आ रहा है तो अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक तो आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया हुआ है x और टाइम दिया हुआ है t2, ठीक है। अभी भी हमारे पास वही फार्मूला है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस यहाँ पे भी x है और टोटल टाइम यहाँ पे भी यहाँ पे t2 है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस x है और यहाँ पे भी सेम है, क्यों, क्योंकि सेम रूट से गया है सेम रूट से आया, तो डिस्टेंस जब जाने में x रहेगा तो आने में भी x ही रहेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब एवरेज स्पीड जाने में 20 किलोमीटर पर आ रहा है इसका मतलब कि टाइम कुछ ना कुछ वेरी कर रहा है, और आने के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी टाइम अलग लगेगा, जाने में अलग टाइम लगेगा और आने में अलग टाइम लगेगा। इसीलिए हमने पहले सिचुएशन में t1 लिखा है और दूसरे सिचुएशन में t2 लिखा है, ठीक है। अब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम टोटल ट्रिप का एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल ट्रिप का एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला फिर से वही रहेगा, ठीक है।
टोटल डिस्टेंस, सेम फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जाने में कितना है बहुत अच्छे से हमको पता है x, और आने में कितना है x, क्योंकि हमें दोनों का निकालना है, जाने का भी और आने का भी। टोटल हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो हम डिस्टेंस दोनों लेंगे, ठीक है। और आने के टाइम जाने के टाइम t1 लग रहा है और आने में टाइम लग रहा है t2, तो इस वजह से हम यहाँ पे t1 प्लस t2 लेंगे, ठीक है। अब इस t1 और t2 की वैल्यू को यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से t1 निकालने की कोशिश करें तो t1 क्या हो जाएगा x/20। इसी तरीके से अगर हम t2 यहाँ से निकालें तो t2 क्या हो जाएगा x/30, ठीक है। तो इस t1 और t2 के वैल्यू को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है। तो x प्लस x 2x हो जाएगा, t1 की जगह पे हम लिख सकते हैं x/20 और t2 की जगह पे लिख सकते हैं हम x/30, ठीक है। अब ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अब इसी को जस्ट सॉल्व करते चले जाएंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इधर के इंफॉर्मेशन को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। ये सारे डायग्राम भी मुझे उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा। इस डायग्राम की भी अब हमें ज़रूरत नहीं है जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम फर्दर सॉल्व करते चले जाएंगे, इसी को इलॉबरेट कर देते हैं यहाँ पे और इसी को डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x, नीचे हमारे पास x/20 और यहाँ पे x/30, ठीक है। तो ये बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा बहुत आसानी के साथ। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है कि हम बेस को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्दर ऊपर हमारे पास है 2x, नीचे 3x प्लस 2x और बेस हमारे पास दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये कॉमन हो जाएगा, 60 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 2x 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x और नीचे हमारे पास क्या है 60, ठीक है। अब यहाँ पे आप आसानी के साथ देख सकते हैं वो इस 60 को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, जो लोग मैथमेटिक्स को थोड़ा सा जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जो चीज़ सबसे नीचे होती है उसको ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2x के साथ हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 5x, ठीक है। x को x से कट कर देंगे, 5 12 से कट जाएगा, 5 12 से क्या होता है 60 होता है, सभी लोग जानते होंगे बच्चे बहुत आसानी से। 12 × 2 बराबर 24 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, जैसे ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था लेकिन फिर भी मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा हाई ही था बच्चों के लेवल से। कभी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, उसके साथ साथ एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन नोन और अननोन है उसको हम इंडिकेट करते जाते हैं क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर सारी चीज़ों को साइड में 1 बाय 1 लिखते चले जाते हैं। अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 कंडीशन दिए हुए थे तो हमने एक कंडीशन को इस तरफ लिखा, एक कंडीशन को इस तरफ लिखा, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से हमें अंदाजा लगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे सबसे सुटेबल है, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और उसके बाद पहला जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास था स्कूल जाते हुए उसको हमने वहाँ पे पुट कर दिया, और उसके बाद स्कूल से रिटर्न होते हुए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास था उसको भी हमने पुट कर दिया, और उसके बाद फिर दोनों को एक साथ मिला करके टोटल डिस्टेंस
डिवाइड बाई टोटल टाइम किया और उसके बाद सॉल्व करते चले गए और फाइनल हम आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमने करके बताया कि किसी भी क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा और टाइम है, तो एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, अभी हमारा पहला वीडियो है इस बोर्ड पे, अभी बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कैसे बोर्ड किस तरीके से बन रहा है, कैसे मिटाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमने पानी भी लगा दिया था तो इस वजह से साफ नहीं हो रहा है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा या इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर है 110 एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन और ये टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, A trolley while going down an inclined plane, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी है, इंडेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 110, सॉरी पेज नंबर है 110, क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है, अभी हमने पहले भी बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि अभी हमारा मकसद किसी टॉपिक को कवर करना नहीं है, अभी जस्ट हम ये बताना चाहते हैं बच्चों को क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम 1 बाय 1 टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे मोशन चैप्टर का, फिर उसके बाद जो चैप्टर आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक डायग्राम बनाना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और डायग्राम को बनाते जाइए। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, क्वेश्चन को पढ़ना और डायग्राम बनाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे। हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई ट्रॉली इससे नीचे आ रही है और जिसका एक्सीलरेशन है यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। What will be its velocity 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब होता है हमेशा इनिशियल जो वेलोसिटी वो 0, जब भी स्टार्ट कहा जाए ना क्वेश्चन, इसका मतलब हमेशा इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड 0 होता है। ठीक है, और 3 सेकंड के बाद, जाहिर सी बात है कि ट्रॉली 3 सेकंड के बाद इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पे हो। ठीक है, तो कहा गया है 3 सेकंड के बाद। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 3 सेकंड लग चुके हैं, यहाँ पे हम डायग्राम में इंडिकेट करते जाएंगे 3 सेकंड। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया है और चीज़ों को इंडिकेट कर लिया है। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, डायग्राम हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, समझा और उसके हिसाब से डायग्राम को ड्रॉ करते चले गए। ठीक है, ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली इंक्लाइंड प्लेन के नीचे आ रही है, हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको। उसके बाद हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन जो दिया था वहाँ को हमने इंडिकेट कर दिया है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टार्ट के बाद। स्टार्ट का मतलब होता है हमेशा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0 और टाइम कितना पास हो रहा है 3 सेकंड। ठीक है, तो आप देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिए हुए हैं उसको हम यहाँ पे साइड में एक बॉक्स में लिख देंगे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, तो हमारे पास u है 0, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। हमारे पास एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको भी हमने लिख लिया है। टाइम है हमारे पास 3 सेकंड और v हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, जबकि एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में एक रूल होता है जब भी हम यूनिट्स को लेते हैं ना तो मीटर किलोग्राम सेकंड के सिस्टम में लिया जाता है। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस सिस्टम इसको कहा जाता है, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी सेंटीमीटर से मीटर में हम चेंज करते हैं तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 2 × 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है u, a, t और हमको b निकालना है। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन फार्मूला क्या हो सकता है ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए कि सबसे आसानी से इस फार्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन चैप्टर हो सकता है आपने पढ़ लिया हो या फिर आप पढ़ रहे हो स्कूल्स के अंदर, तो यहाँ पे आपने 3 फार्मूले पढ़े होंगे
जो न्यूटन ने बताया था, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको रेफर करिए, वापस जाइए और बुक के अंदर फिर से आप पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन फार्मूला कौन सा हो सकता है, उसको हम यहाँ पे तीनों फार्मूलों को लिखेंगे और कौन सा सबसे सुटेबल है उसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, तो v बराबर u प्लस at। अब देखिए क्या ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, हमको v निकालना है, हमारे पास u है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, बिल्कुल हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला है हमारे पास ये वाला, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या ये फार्मूला हम लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास s नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन हमारे पास s अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इस फार्मूले को हम नहीं लगा सकते। ठीक है, एक और फार्मूला हमारे पास s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या हमें ये फार्मूला लगाना चाहिए? ये भी फार्मूला लगाने में हमको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि s यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों फार्मूलों को हम रिजेक्ट कर देंगे, इन दोनों फार्मूलों को हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन पहला फार्मूला क्योंकि बहुत ज़्यादा सुटेबल है, जो इन्फॉर्मेशन हमको दिए हुए हैं u a, ठीक है, और टाइम, उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सुटेबल है, हमको b निकालना है। ठीक है, इस वजह से इन दोनों फार्मूलों को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको जस्ट हमें सॉल्व कर देना है। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन को करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके साथ साथ डायग्राम बनाते जाइए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है उसको डायग्राम में इंडिकेट करते जाइए। ठीक है, तीसरा स्टेप, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है और जो नहीं पता है एक बॉक्स में साइड में लिख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख लिया है। और इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ये पता करना होता है कि कौन सा फार्मूला सबसे सुटेबल है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमने ये भी पता कर लिया है कि ये फार्मूला सबसे ज़्यादा सुटेबल है, और इसको आप हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पूरा करके सॉल्व करके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे करते हैं। v बराबर u प्लस at, u यहाँ पे दिया हुआ है 0, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -2। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे 0 हो तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, 2 × 3 बराबर 6, 6 × 10 की पावर -2। ठीक है, ये क्या चीज़ है, मीटर पर सेकेंड में। अब इसको और फर्दर आप शिफ्ट करना चाहें तो इसको हम 6/10 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने नीचे शिफ्ट कर दिया है अपॉन के, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 6/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, इसको 6/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लिख करके 0 बढ़ाएंगे, एक 0 लिख करके एक और 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 1 2, तो कितना बचा है यहाँ पे 6, 0.06। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0.06, और ये 0.06 क्या चीज़ है, मीटर पर सेकंड में रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.06 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, इसीलिए इसकी यूनिट हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से यहाँ पे हमने एरो लिख दिया है। ठीक है, एरो का मतलब है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आज बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, 2 ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोचा था कम से कम डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्लास से धीरे धीरे हम लोग स्टार्टिंग से मोशन चैप्टर 1 बाय 1 मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, और सारे वीडियोज़ को 1 बाय 1 इंशाल्लाह यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, और आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।